India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। कोर्ट्स राउंड अप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम जानकारी से रूबरू करवाएंगे। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंड अप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और अब विधायक पार्थ चटर्जी की याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें राज्य के नकदी के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में जमानत मांगी गई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया है। पश्चिम बंगाल में नकदी के बदले नौकरी घोटाले में पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के तहत सहायक शिक्षकों की अवैध भर्ती के आरोप शामिल थे। 2022 में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया, जिसके कारण पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सुबीर भट्टाचार्य, WBCSSC के सचिव अशोक कुमार साहा, पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर कल्याणमय गांगुली, WBBSC के सचिव डॉक्टर शांति प्रसाद सिन्हा और पश्चिम बंगाल के उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी हुई। अभियुक्तों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और PMLA की विभिन्न धाराओं के तहत विभाग में नौकरी के बदले रिश्वत मांगकर अपने सार्वजनिक कार्यालयों का निजी लाभ के लिए उपयोग करने का आरोप लगाया गया। जमानत की मांग करते हुए पार्थ चटर्जी ने शुरू में कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया। नवंबर 2024 में एक खंडपीठ ने जमानत आवेदनों पर विभाजित फैसला सुनाया। जज ने सभी आरोपियों को जमानत दी, जबकि दूसरे ने पार्थ चटर्जी और शिक्षा विभाग के 4 अन्य अधिकारियों सुबीर भट्टाचार्य, कल्याणमय गंगोपाध्याय, अशोक कुमार साहा और शांति प्रसाद सिन्हा को जमानत देने से इनकार कर दिया। 2 आदेशों, विभाजित फैसले का आदेश और जमानत देने से इनकार करने वाला एकल पीठ का आदेश को चुनौती देते हुए चटर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 फरवरी 2025 से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के सुझाव पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिसमें नए दायर मामलों के सत्यापन के संबंध में रजिस्ट्री द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए नियमित ओपन हाउस सत्र आयोजित करने का सुझाव दिया गया। जस्टिस अभय अशोक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड के आचरण के लिए दिशा निर्देश स्थापित करने और सीनियर एडवोकेट की नियुक्ति की प्रक्रिया पर चिंताओं को उजागर करने वाले फैसले में ये टिप्पणियां की। SCAORA ने तर्क दिया कि नए दायर मामलों की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया पर निर्देशों वाली कोई लिखित पुस्तिका नहीं है। एसोसिएशन के अनुसार इस प्रक्रिया के मानदंड और मानदंड रजिस्ट्री अधिकारियों के विवेक पर बार बार बदलाव के अधीन है, जिससे केस लिस्टिंग में देरी होती है। कोर्ट ने टिप्पणी की, इसलिए एसोसिएशन का सुझाव है कि महासचिव या रजिस्ट्रार को नियमित रूप से ओपन हाउस आयोजित करने चाहिए, जिसमें रजिस्ट्री द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं का उस पर स्वस्थ चर्चा हो सके। शायद यह सुझाव स्वागत योग्य है, क्योंकि बाधाओं को दूर करने और सभी मामलों की शीघ्र लिस्टिंग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एसोसिएशन और रजिस्ट्री के बीच रचनात्मक बातचीत हो सकती है। कोर्ट ने रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि वह अपने आदेश की एक प्रति सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन द्वारा की गई लिखित प्रस्तुतियों के साथ कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को भेजे। SCAORA ने एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड के लिए परीक्षा आयोजित करने और मामलों को दाखिल करने, रजिस्ट्रेशन करने तथा सत्यापन करने की प्रक्रियाओं के संबंध में विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किए। न्यायालय परिसर में अपर्याप्त इंटरनेट सेवाओं को योगदान कारक का उदाहरण देते हुए SCAORA ने न्याय वितरण प्रणाली के हित में अनुक्रम प्रणाली को बंद करने का सुझाव दिया। SCAORA ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स के लिए आचार संहिता और सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन की प्रक्रिया पर सुझाव दिए। न्यायालय ने इन मुद्दों को एक सीनियर एडवोकेट द्वारा कई छूट याचिकाओं में दिए गए झूठे बयानों और भौतिक तथ्यों को दबाने से उत्पन्न
एक मामले में उठाया। राज्य और निजी संस्थाओं में अनुबंध संबंधी मामले में न्यायिक संयम की आवश्यकता पर जोर देते हुए विशेष रूप से वित्तीय लेन देन में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें चेन्नई में फॉर्मूला 4 रेसिंग इवेंट से संबंधित प्रमुख वित्तीय निर्देशों को संशोधित किया गया था। कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस निर्देश को खारिज कर दिया जिसमें निजी संस्था को रेसिंग इवेंट को बढ़ावा देने पर राज्य द्वारा खर्च किए गए 42 करोड़ की प्रतिपूर्ति करने और भविष्य के संस्करणों के लिए 15 करोड़ अग्रिम जमा करने की आवश्यकता थी। न्यायालय ने राज्य सरकार और निजी इकाई के बीच अनुबंध व्यवस्था को बरकरार रखा जो निजी इकाई को चेन्नई में फॉर्मूला 4 रेसिंग आयोजित करने की अनुमति देता है जिसमें राज्य सरकार एक सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करती है। जस्टिस नरसिम्हा द्वारा लिखे गए फैसले के कुछ निर्देशों को खारिज कर दिया गया जो सार्वजनिक और निजी संविदात्मक दायित्वों को कमजोर करते थे। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि हाईकोर्ट ने एमओयू की विशिष्ट शर्तों में हस्तक्षेप करके गलती की जैसे कि खर्चों के आवंटन के मामले में अपीलकर्ता आरआरपीएल को 42 करोड़ की प्रतिपूर्ति करने का आदेश देना और राज्य को भविष्य की रेसिंग घटनाओं के आयोजन का जिम्मा संभालने का निर्देश देना। न्यायालय ने अपने संसाधनों पर निर्भर हुए बिना आम लोगों के लिए संसाधनों के उचित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा नीतियों के निर्माण का समर्थन किया। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ राज्य के एक वकील का बयान दर्ज किया कि नान घोटाले मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व एडवोकेट जनरल सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ अगली सुनवाई 28 फरवरी तक कोई दंडात्मक कदम इसमें नहीं उठाया जाएगा। कोर्ट छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 13 फरवरी के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत कथित अपराधों के संबंध में याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया। पिछले साल नवंबर में सेशन कोर्ट ने भी उनकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ के समक्ष वरिष्ठ सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा, एडवोकेट जनरल को सिर्फ इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि पिछले साल नवंबर में सरकार बदल गई। अगर वकील को सिर्फ इसलिए परेशान किया जाना है क्योंकि सरकार बदल गई है तो आप 2019 में दी गई जमानत के बारे में बात करते हैं जिसे उन्होंने चुनौती भी नहीं दी। इस पर छत्तीसगढ़ राज्य के वकील ने जवाब दिया, मैं एक बयान दूंगा कि उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा लेकिन माय लॉर्ड्स इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यह मेरा आश्वासन है। मुझे कुछ व्हाट्सएप चैट मिले हैं। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट से उसकी अग्रिम जमानत खारिज हो चुकी है और उसे अभी तक नोटिस नहीं दिया गया। हालांकि जस्टिस नाथ ने कहा कि कोर्ट इस मामले में नहीं उलझेगा, इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया। प्रतिवादी के वकील द्वारा दिए गए बयान पर कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई बलपूर्वक कदम नहीं उठाया जाएगा, उस तारीख तक हम कोई निर्देश पारित नहीं कर रहे हैं। न्यायालय इस मामले की सुनवाई 28 फरवरी को करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियाज गॉट लेटेंट शो के दौरान की गई अश्लील टिप्पणियों पर और अश्लीलता के अपराध पर दर्ज की गई एफआईआर के खिलाफ यूट्यूबर आशीष चंचलानी की याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने गुवाहाटी और मुंबई में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने और मुंबई स्थानांतरित करने की मांग की। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और मामले को सह आरोपी रणवीर इलाहाबादिया द्वारा दायर याचिका के साथ जोड़ दिया। इस सप्ताह की शुरुआत में चंचलानी को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अंतरिम अग्रिम जमानत दी, जिसने उन्हें 10 दिनों के भीतर जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश भी दिया। जिस टिप्पणी पर आपत्ति जताई गई वह कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब शो इंडियाज गॉट लेटेंट के एपिसोड का हिस्सा थी। यूट्यूब सेलिब्रिटी रणवीर इलाहाबादिया, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्वा माखीजा इस एपिसोड का हिस्सा थे। जब इस एपिसोड के वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो लोगों ने काफी नाराजगी जताई और इलाहाबादिया और रैना की खूब आलोचना हुई। बाद में रैना ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और अपने यूट्यूब चैनल से इंडियाज गॉट लेटेंट के सभी एपिसोड हटा दिए। वहीं इलाहाबादिया ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए स्वीकार किया
कि उनकी टिप्पणियां अनुचित थी। शिकायत आलोक बोरुआ की शिकायत पर इसे संज्ञान में लिया गया था, जिन्होंने आरोप लगाया कि चंचलानी, जसप्रीत, अपूर्वा, इलाहाबादिया, रैना और अन्य ने शो में अश्लीलता को बढ़ावा दिया और यौन रूप से स्पष्ट और अश्लील चर्चा में शामिल रहे। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड के अदालत के समक्ष दायर याचिकाओं की सटीकता के लिए पूरी जिम्मेदारी वहन करते हैं, भले ही मसौदे अन्य एडवोकेट द्वारा तैयार किए गए हों। न्यायालय ने एओआर के खिलाफ चेतावनी दी कि बिना किसी परिश्रम के केवल याचिकाओं में अपना नाम उधार दे रहे हैं। इस बात पर जोर देते हुए कि किसी भी कदाचार से सुप्रीम कोर्ट रूल 2013 के ऑर्डर 4 के रूल 10 के तहत कार्रवाई हो सकती है। नियम 10 के तहत यदि कोई एओआर कदाचार का दोषी पाया जाता है तो न्यायालय एओआर के नाम को स्थायी रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए रजिस्टर से हटाने का आदेश दे सकता है, जिसकी रिपोर्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया और संबंधित स्टेट बार काउंसिल को भेजी जाएगी। जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड के लिए आचार संहिता और सीनियर एडवोकेट पद की प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों पर अपना फैसला सुनाया। यह मामला झूठे बयानों और एक सीनियर एडवोकेट द्वारा कई क्षमा दलीलों में किए गए भौतिक तथ्यों को छिपाने से उत्पन्न हुआ। सुप्रीम कोर्ट में कथित जालसाजी के मामले में सुनवाई हुई। दरअसल पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कथित धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में एक रियल एस्टेट बिल्डर एकजोत सिंह को अग्रिम जमानत दे दी है। मामला इस आरोप के इर्द गिर्द घूमता है कि सिंह ने जाली दस्तावेजों के माध्यम से एक रियल एस्टेट परियोजना के लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन या CLQ प्राप्त किया, जिसमें कथित तौर पर शिकायतकर्ता की जमीन शामिल थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। माननीय प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार और माननीय न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की खंडपीठ ने इसके लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया और सुनवाई 4 मार्च 2025 तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस केस के बारे में पूरी जानकारी देंगी इंडिया लीगल रिसर्चर तानिया बंसल, जो इस केस को करीब से फॉलो कर रही है। तानिया हमारे साथ जुड़ भी चुकी हैं। तानिया, जो लोगों को समझना चाहिए इस केस के बारे में, उनके काम की बातें और इस केस को लेके जो भी डिटेल आपने अभी तक परस्यू की है, चेस की है, उसे हमारे दर्शकों को बताइए। In a significant development, the Punjab and Haryana High Court has granted anticipatory bail to Ekjot Singh, a real estate builder, in connection with an alleged fraud and forgery case. The case revolves around allegations such as forged documents obtained the change of land use for a real estate project that allegedly involved the complainant's land. The case FIR number 510 was registered on December 24, 2023 at Police Station Sohana District, SAS Nagar, Mohali. The charges against the petitioner includes Section 406 Criminal Breach of Trust, 420 Cheating, 465 Forgery, 467 Forgery of Valuable Security, 468 Forgery for the purpose of cheating, 471 using forged document, and 120B IPC criminal conspiracy. The complainant, a general power of attorney holder for Rajmohan Kaur, alleges that Singh obtained a change of land use CLU based on a forged consent letter. However, the Punjab Government Council has suggested that complainant power of attorney document could also be forged. Both parties had previously collaborated on the venture MS RKM Housing Limited, but a dispute later led to the controversy. The case documents with further development expected as the investigation continues. Today, this matter was listed for the hearing in the Supreme Court number 1, and the bench constituting Honorable Chief Justice, Justice Sanjay Kumar, Justice KV Vishwanathan ordered for the issue of the notice for the same, and hearing is adjourned till 4th March 2025. बहुत शुक्रिया तानिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और यह तमाम जानकारी देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ पदनाम प्रणाली के बारे में कुछ चिंताएं व्यक्त की हैं, जो 2017 और 2023 के इंदिरा जयसिंह मामले में शीर्ष न्यायालय द्वारा दिए गए 2 निर्णयों के अनुसार निर्धारित
की गई है। न्यायमूर्ति अभय अशोक और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की 2 न्यायाधीश की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि यह दोनों का अनादर नहीं कर रहा है। इस संदर्भ में आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझने की कोशिश करते हैं कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए बिंदु आधारित चयन मापदंड क्या है और इसको लेकर क्या चिंताएं हैं। अभी सोचा है कि एक लॉयर सीनियर एडवोकेट का प्रेस्टिजियस टाइटल कैसे अर्न करता है। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक 100 पॉइंट सिस्टम का यूज करते हैं कैंडिडेट्स को इवैल्यूएट करने के लिए। जुडिशियल फीडबैक ऑन एथिक्स, सिग्निफिकेंट केस कंट्रीब्यूशन, बुक्स, आर्टिकल्स और लेक्चर्स, एक छोटी सी पर्सनालिटी असेसमेंट। सुप्रीम कोर्ट इस प्रोसेस को कंसिडर क्यों कर रहा है? 20 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस सिस्टम पर सवाल उठाते हुए ये पूछते हुए कि क्या सिर्फ एक छोटा इंटरव्यू 25 पॉइंट किसी वकील की ईमानदारी और योग्यता को जज करने के लिए काफी है? कोर्ट ने ये भी हाईलाइट किया कि उन एडवोकेट्स के लिए कोई सजा का सिस्टम नहीं है जो मिसकंडक्ट के आरोपों का सामना कर रहे हैं। कोर्ट ने जोर दिया कि ईमानदारी और फेयरनेस सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। जिन एडवोकेट्स में ये क्वालिटीज़ नहीं हैं उन्हें सीनियर एडवोकेट का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। अब कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये मामला भेज दिया है और ये सुझाव दिया है कि एक बड़ी बेंच इस मैटर को रिव्यू करे ताकि फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जा सके। Do follow us for more such legal updates. और कोर्ट्स राउंडअप में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.